दोस्तों जस्टिस मुशर्रत हलाली साहिबा ने जनाब साकिब निसार साहब के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा है कि अगर इस बंदे के अंदर इतनी सी भी गैरत हो, इतनी सी भी शर्म हो, तो उसको डूब मरना चाहिए, या कम से कम जब तक उसकी सांस चल रही है उसे अपनी शक्ल अब पब्लिक में या कम से कम अपने घर वालों को नहीं दिखानी चाहिए कि यार मैं इस कदर घटिया और बदबूदार शख्स हूं। सिर्फ एक सवाल जो जस्टिस मुशर्रत हलाली साहिबा की तरफ से पूछा गया, सिर्फ एक सवाल ने इस पूरे के पूरे निजाम को ना सिर्फ गंदा कर दिया, नंगा कर दिया, बल्कि इसके साथ साथ एक और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी करतूतों को इस तरीके से चौक में आश्कार कर दिया कि उनके लिए भी अब कोई और जायपना बाकी नहीं बचेगी। ये समाअत जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है, 7 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे हैं जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, और आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस समाअत के दौरान अगरचे इस बात का फैसला किया जाए कि किसी जज की अपनी राय जो है वो फौकियत रखती है या पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट की इज्तिमाई दानिश, ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज जवाब तो मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम किरदार जो माजी में प्रोजेक्ट इमरान खान या प्रोजेक्ट आर्मी के अंदर किसी भी तौर पर शरीक रहे हैं, उन सबको भी कटहरे में लाकर खड़ा करना पड़ेगा, उनका भी एहतसाब होगा, तभी ये निजाम आगे चल पाएगा, बच पाएगा, फ्लरिश कर पाएगा। वरना इसी तरीके के प्रोजेक्ट एक के बाद एक करके ना सिर्फ सामने आते रहेंगे, बल्कि इन प्रोजेक्ट्स के चक्कर में पाकिस्तान के निजाम, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत, हर एक शोबा है जिंदगी का इसी तरीके से इन्हितात होगा और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। सूरत हाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासतौर पर इस सवाल का जवाब तलाश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जो समाअत इस वक्त जारी है, क्या ये अपने उस लॉजिकल एंड तक पहुंचेगी? कते नजर इस बात के कि इस केस के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तायहात नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी या 5 साल तक नाअहली को महदूद किया जाएगा? सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि ये जो खिलौने हैं, ये जो कठपुतलियां हैं, इनके हाथ रोके जाएंगे या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट है। और मेरा मामला ये है, मेरा मानना यह है कि जब तक इस एक नुक्ते का जवाब इस जजमेंट के अंदर नहीं आएगा, तब तक ये जजमेंट भी एक मजाक रहेगी। इस सही सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और इस इंपॉर्टेंट तरीन सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 और खबरें हैं छोटी छोटी सी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी किसी ना किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स के साथ जाकर मिलता है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की एक सियासी जमात को हेड भी करते रहे हैं और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का एक मुकदमा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत है। तौहीन इलेक्शन कमीशन का इल्जाम है, चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास एग्जेक्टिव इख्तियारात के साथ साथ जुडिशल इख्तियारात भी हैं, लिहाजा उनके जुडिशल इख्तियारात के अंदर आकर मुदाखलत करना वो बहुत ही ज्यादा संगीन जुर्म है और इसकी भी ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर एक सजा है। इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो मुकदमा है इसकी समाअत जारी है और अडियाला जेल के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने ना सिर्फ मुकदमे को चलाया, बल्कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 जनवरी की तारीख का तयन किया। खबर यह है कि इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब की तरफ से एक मर्तबा फिर, यानी जिस मुकदमे में के लिए इमरान खान को चार्जशीट किया जा रहा है, वही हरकत इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा दोहराएगी। इलेक्शन कमीशन के हुकाम, 4 इलेक्शन कमिश्नर और एक जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 5 रुकनी बेंच वहां पर जाता है, मुकदमे की समाअत करता है और इमरान खान साहब एक मर्तबा फिर सबके सामने, यानी इलेक्शन कमीशन के हुकाम, वकला और वहां पर जो जो लोग मौजूद थे उनके सामने एक मर्तबा फिर इलेक्शन कमीशन के 4 जो मेंबरान हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन यानी 5 रुकनी बेंच को मुखातब करते हैं और मुखातब करके कहते हैं कि मुझे आप तमाम लोगों की शक्लें भी याद हैं, मुझे आप तमाम लोगों के नाम भी याद है और मुझे यह भी याद है कि मेरे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। मैं इक्तदार में आकर आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करूंगा। और साथ इमरान खान ने सबसे ज्यादा संगीन जुमला जो इस वक्त उनके माइंड सेट की अक्कासी करता है उसका इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई तुम जिन लोगों के इशारों पर कर रहे हो, लफ्ज उन्होंने इशारा नहीं बोला था, उन्होंने वो इशारा बोला था जो इस वक्त मेरे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा जनाब
کہ आप लोग जिन लोगों के इशारे के ऊपर मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, जब मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो उनका बाप भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई को नहीं रोक सकेगा। और इमरान खान का ये कहना इस बात की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो महाजराई है उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। और ये जो मंसूबाबंदी है, ये मेरा ख्याल है ये उसी प्रोग्राम का, उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका इजहार मैंने आपके साथ आज से चंद रोज पहले किया था। और मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देने के लिए 8 फरवरी का एक मंसूबा बना लिया है। और वो 8 फरवरी के इस मंसूबे को ना सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि इस सारे अरसे के दौरान लोग इंतखाबी मुहिम चला रहे होंगे, जबकि इमरान खान एक मरतबा पे जिसे हम कह सकते हैं कि माइंड मेकिंग या माइंड गेम खेलने में मसरूफ होंगे। और वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान के साथ राब्ते में रहते हैं, वो तमाम लोग अपने उन्हीं खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए उन तमाम खुफिया जो है स्लीपिंग सेल्स उनके साथ राब्ते में होंगे और 8 फरवरी के लिए एक हंगामा क्रिएट करेंगे। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हो रही है, कुछ लोग मुसलसल इस हवाले से इशारे दे रहे हैं कि 8 फरवरी को जो है पाकिस्तान के 120 मुकामात को चौक किया जाएगा, पोलिंग के अंदर खलल डाला जाएगा, पथराव किया जाएगा, बैकआउट किया जाएगा, हमले किए जाएंगे। तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये सूरत हाल जरा थोड़ी सी ना सिर्फ आगे बढ़ेगी बल्कि और ज्यादा संगीन होती हुई हमें नजर आएगी। फायदा क्या होगा इमरान खान साहब को इस सारी सूरत हाल का, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, बहुत ज्यादा तय दर तय है। अगर मैं ये कहूं कि एक प्याज की तरह है कि हर एक मरतबा उसका छिलका उतारेंगे तो अंदर से मुकम्मल प्याज निकल आएगा, बिल्कुल ऐसी है इस वक्त इमरान खान की स्ट्रेटेजी। इमरान खान सिंपल ये नहीं चाहते कि वो वजीर आजम बने, वो इस वक्त ये नहीं चाहते कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, वो इस वक्त नहीं चाहते कि उनकी जमात इलेक्शन के अंदर मौजूद हो। इमरान खान साहब नहीं चाहते कि उनकी जमात इलेक्शन जीते। इस वक्त उनका मतमे नजर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और अगर मैं ये कहूं कि इस्टेब्लिशमेंट को हेड करने वाली शख्सियत है, सिपा सलार हैं पाकिस्तान के, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं जो इमरान खान साहब का टारगेट है, तो ये कहना भी किसी सूरत गलत नहीं है, ये मबनी बर हकीकत है। इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ अपना सो कॉल्ड स्कोर को सेटल करने के बाद ही किसी अगले मरहले तक जाने के लिए तैयार होंगे। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब एक तवील लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि ये इस वक्त सबको मालूम है, कोई ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जब तक इमरान खान साहब या इमरान खान साहब के एलिमेंट्स या इमरान खान के पैरोकार या इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उस वक्त तक पाकिस्तान ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है और ना ही पॉलिटिकल इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ सकता है। क्योंकि ये बात जो है ना बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इन इंतखाबात जो 8 फरवरी को मुमकिन तौर पर होने जा रहे हैं, इसका नतीजा चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जीत की सूरत में भी क्यों ना निकले, मुझे इस बात का 100% यकीन है कि इमरान खान इसके खिलाफ भी इंतखाबी मुहिम ना सिर्फ चला लेंगे बल्कि एहतजाजी मुहिम बाद इलेक्शन भी चलाएंगे और खुद अपनी ही जीत को मुतनाज़ा बनाने के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दीगर किरदार और खासतौर पर पाकिस्तान की अदलिया सबको ना सिर्फ इसके अंदर लपेटेंगे बल्कि उसके नतीजे में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो हर एक एक्सटेंट तक जाएंगे। इसके बगैर इमरान खान साहब की जान को सुकून नहीं आना, इस बात को आप लिख कर ले लें। और शायद यही वजह है कि मैं इस बात पर बहुत ही हद ज्यादा मुत्तफिक हूं कि ये वो टाइम है जब पाकिस्तान को करेक्शन करनी है। यही वजह है कि मैंने गुफ्तगू के आगाज में जहां जहां पर आपको इस बात का जिक्र किया कि एक खातून जज ने मर्दों से ज्यादा मर्द होने का सबूत दिया, उसने ऐसी बातें की, ऐसे लॉजिकल सवालात पूछे जो सबको हिला देने के लिए काफी हैं। और यही वो मौका है कि जब इन मनहूस और इन मकरू शख्सियात का नाम, इनका जिक्र आ चुका है, तो इनको भी बुलाकर पूछ लेना चाहिए कि भाईजान आपको तकलीफ क्या थी, आप कम से कम वो बात तो बताएं कि आपको क्या गुस्सा था, क्या ग्रज था, या आप कम से कम वो कानून ही बता दें जिसकी आपने तशरीह की है, उसके लिए पैरामीटर्स क्या थे, आपके जहन के अंदर उसकी कानूनी तौजीहात क्या थी, ये कम से कम आकर यही बता दिया जाए।
जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 7 रुकनी बेंच में शामिल हैं, और उन्होंने समाअत के दौरान इस बात का सबूत दिया कि वो आली दिमाग भी हैं। एक सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल, और मेरा ये ख्याल है कि यही सवाल सोने के पानी से लिखने के लायक है। उनका मानना था ये जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली है, और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर हर एक बंदा जो अवामी ऑफिस को होल्ड करे वो सादिक भी हो और अमीन भी हो। इसी तरीके से इसका मतलब ये है कि ये एक पैमाना है जो सेट कर दिया गया। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब ने पूछा कि हम सियासतदानों के लिए तो इस बात का तायुन करते हैं कि वो सादिक भी हो और अमीन भी हो, लेकिन क्या वो तमाम लोग जो ये इस बात का सर्टिफिकेट दे रहे थे कि फलां सादिक और अमीन है, फलां सादिक और अमीन नहीं है, क्या वो खुद सादिक और अमीन थे? क्या उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी की? क्या उन्होंने पाकिस्तान के आईन और कानून को सरबुलंद किया, या उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान या नवाज शरीफ के साथ या जहांगीर तरीन के साथ अपने ग्रजेस के स्कोर को सेटल करने के लिए उस एक्सटेंट तक गए जहां तक जाना उनके ओहदे को जेब नहीं देता था? बड़ा ही लॉजिकल सवाल है, और यही वो सवाल है जिसके नतीजे में मेरा ये मानना है कि जस्टिस साकिब निसार और वो तमाम के तमाम पनामा के बेंच के अरकान को ना सिर्फ शर्म से डूब मरना चाहिए, बल्कि उनको हाथ जोड़कर ना सिर्फ माफी मांगनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि वाकईतन हम भी इस पैमाने पर पूरा नहीं उतरते। ये हौसला सिर्फ काजी फायज ईसा का था जिसने इस बात का बरमला एतराफ किया कि यार ये बात वहां तक जहां तक है वहीं तक रखें, हम तक ना लेके आए, क्योंकि अगर ये बात हम तक आई तो हम भी शायद इस पैमाने पर जो अल्लाह ताला ने एक पैमाना बना दिया है, हम भी शायद वहां तक पूरे ना उतर सके। उस पैमाने पर सिर्फ एक हस्ती उतर सकती थी और उसका नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा कोई और हस्ती उस मेयार के ऊपर, उस लेवल ऑफ एक्सीलेंस के ऊपर नहीं आ सकती। लिहाजा ये तमाम लोगों को ना सिर्फ इनको बुलाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि यार ये आपका पैमाना क्या था, आपके पास वो तकड़ी कौन सी थी, वो तराजू कौन सा था जिसके अंदर आप इन चीजों को रख कर तोल रहे थे। दूसरी जानिब ये इसी पैमाने ने जनाब उमर अता बंदयाल साहब को भी रोल के रख दिया। सवाल था, सीधी सी बात है कि आपने एक बंदे ने जजमेंट दी है कि आर्टिकल 62(1)(f) की खिलाफ वर्जी, या बंदा अगर उस पैमाने पर पूरा नहीं उतरता वो ताहयात नाअहल है। एक बंदे ने एक ही सिख के खिलाफ वर्जी पर मुश्तमिल 2 मुकदमे सुने और 2 मुख्तलिफ फैसले दिए। एक फैसले पे जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने ताहयात नाअहली के कानून को लागू कर दिया और दूसरे मुकदमे के अंदर ताहयात नाअहली के कानून को नजरअंदाज कर दिया, ये कहते हुए कि जनाब ये बंदा अगर दिल से माफी मांग ले तो खैर है, क्योंकि वो मामला इस्टेब्लिशमेंट की करीबी शख्सियत, इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी फैसल बहूदा का था। लिहाजा जो है उमर अता बंदयाल साहब का जो कानून था वो इसके ऊपर बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया। 2 फैसले थे, दोनों ही एक दूसरे के साथ मेल ही नहीं खा रहे थे, तो इसके ऊपर बंदा अब क्या बात कर सकता है? सीधी सी बात है कि जनाब ये सारे के सारे जो कवानीन थे ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को सजा दिलवाने और नवाज शरीफ को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से आउट करने के लिए थे। अब चूंकि वो आउट हो गए और उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान खान चल पड़ा, प्रोजेक्ट इमरान खान गले में आ गया, बल्कि प्रोजेक्ट इमरान खान ने बहुत कुछ गले में डाल दिया, तो फिर उसके बाद हमें इस बात का ख्याल हुआ कि नहीं यार साढ़े को गलती हो गई, हमने तो जो काम हमें नहीं करना चाहिए था हम उस काम में आ गए। अब क्या होगा देखें, इस मुकदमे का मुझे इस बात का इम्कान है कि आज शाम तक ये मुकदमा, चूंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक इस मुकदमे की कार्रवाई का आगाज हो चुका है और दलाइल जारी हैं। इम्कान ये है और खुद अदालत की तरफ से भी ये बात आई है कि अटॉर्नी जनरल और मखदूम अली खान के जो है मारूजात के बाद वो अपना फैसले को महफूज करेंगे और उसके बाद कुछ देर के अंदर शॉर्ट ऑर्डर जो है इस मुकदमे का वो जारी कर देंगे। इम्कान यही है कि पार्लियामेंट का जो फैसला है यानी 5 साल की नाअहली का वो फैसला प्रिवेल करेगा और ये जो 7 रुकनी बेंच है मेरे ख्याल के मुताबिक ये 7-0 से फैसला आएगा, यूनानिमस डिसीजन आएगा ताहयात नाअहली के कानून को की तशरीह का, जिसके अंदर इस बात की वजाहत कर दी जाएगी कि जनाब नाअहली की मुद्दत मैक्सिमम 5 साल हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और यह फैसला आना इनफैक्ट इस बात की तरफ भी इशारा होगा कि जनाब नवाज शरीफ की वापसी हो गई है, ये इस बात की तरफ भी इशारा होगा कि जनाब जहांगीर तरीन की भी जो है वापसी हो गई है, ये उसकी तरफ भी इशारा होगा कि वो तमाम लोग जो इस वक्त इसी कानून के तहत नाअहल हैं उनकी तमाम की सियासत के अंदर वापसी हो रही है। लेकिन ये फैसला करने वालों का
احتساب یا ان کے بارے میں کم از کم کوئی 2-4 ایسے جملے جو اس بات کی طرف عکاسی کریں کہ بھائی کٹ پتلی نہ بنو، اپنا حقیقی قانونی آئینی ذمہ داری اور ذہن کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ دینا چاہیے. اس کا بھی اگر ذکر ہے تو شاید تاریخ کے ہم درست سمت میں آ کے کھڑے ہو سکیں، ادروائز تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات موجود رہیں گی. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.